Now, question number 51. Consider the following statement, right? यहाँ पे बात मोस्टली किसकी हो रही है? पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब की बात हो रही है, ठीक है। तो PVTG रिसाइड इन 18 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी। और स्टैगनेंट, यहाँ तक कोई फैक्ट दे रखा है, स्टैगनेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग PVG स्टेटस। देयर आर 95 PVTG ऑफिशियली नोटिफाइड इन द कंट्री। इरुला एंड कोंडा ट्राइब्स आर इंक्लूडेड इन द PVTG। अब देखो ये दोनों ट्राइब्स ही हैं, ये तो नॉर्मल नाम से ही लग रहा है, तो ये दोनों तो करेक्ट हो सकता है, राइट। अब यहाँ पे इन दो में फैक्ट दे रखा, 1 में और 3। एक जगह पे 2 फैक्ट दे रखे, 18 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी, और यहाँ पे 1 फैक्ट दे रखा है, ठीक है। तो मोस्टली ऐसी स्टेटमेंट जहाँ पे एक ही क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट्स आई हो, एक में 2 फैक्ट हो और एक में 1 फैक्ट हो, तो मोस्टली चांसेस होते हैं जिसमें 1 फैक्ट है ना वो गलत होती है। मतलब ऐसा यूपीएससी मोस्टली चांसेस करती है। जैसे 2022 में भी आप देखोगे टी बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। टी बोर्ड वाला क्वेश्चन है, उसमें एक है कि हेडक्वार्टर उसका बेंगलुरु है, ठीक है, और दूसरा एक स्टेटमेंट जिसमें 2 फैक्ट थे कि उसके आउटसाइड जो ऑफिसेस हैं वो मॉस्को और दुबई में भी हैं, राइट। तो मॉस्को और दुबई वाला सही था उसमें, और जो बेंगलोर वाला था 1 फैक्ट वाला वो मोस्टली गलत होता, राइट। वैसे बहुत सारे आपको केस मिल जाएंगे जहाँ पे 1 फैक्ट वाला यूपीएससी मोस्टली जनरली गलत देती है और 2 फैक्ट वाली जो होती हैं वो सही देती है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका यहाँ पे ये 95 वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा, बाकी के 3 आपके सही हो जाएंगे। तो ओनली 3 पेयर लगा सकते हो, राइट। बाकी अगर ऐसे होगा तो 1 2 4 हो जाएगा। फिर 54, विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशन और लिमिटेशन ऑन द प्रोविजन कंटेन्ड इन द ऑर्डिनरी लॉज कैन नॉट एक्ट एज अ प्रोहिबिशन और लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स अंडर 142, ठीक है। इट वुड मीन विच ऑफ द फॉलोइंग, द डिसीजन टेकन बाई, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा है ये वाला, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट किसका बात कर रहा है? दूसरा बात कर रहा है इलेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तीसरा बात कर रहा है फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में, फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल किसकी बात हुई है? आर्टिकल 142 की बात हुई है। फाइनेंशियल इमरजेंसी किसमें है? 360 में, सीधे सीधे काट दो। स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट अंडरटेक, स्टेट लेजिस्लेचर आप देखोगे तो बहुत बाद में स्टार्ट होता है, राइट। लाइक पहले तो लाइक 100 वाले लेवल में तो पूरे यूनियन का चलता है, राइट। तो यूनियन लेजिस्लेचर ही चलता रहता है, स्टेट तो चलता नहीं उस टाइम पे। तो स्टेट का तो ये हटा दो, बच गया क्या? सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन भी आप देखोगे कितना पार्ट, आई थिंक पार्ट 15 में आता है, तो इलेक्शन कमीशन भी काफ़ी बाद में आता है। और तो इसके बचा क्या आपका? सीधे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ही बचा जो आपका 142 आर्टिकल के रिलेटेड में है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ही होगा। सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट कंस्टिट्यूट इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर कंस्टिट्यूट बाय द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। फिर विथ रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गवर्नर मेक्स अ कस्टमरी एड्रेस टू द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईयर। हाँ, ये होता है, प्रेसिडेंट लोकसभा को करता है, राइट। और गवर्नर जो होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली को करता है। वेल स्टेट डज नॉट हैव अ रूल ऑन अ पर्टिकुलर मैटर, इट फॉलोज लोकसभा रूल ऑन दैट मैटर। तो हाँ, हो सकता है अगर कोई रूल नहीं है तो जो नेशनल पार्लियामेंट है उसका आप कर सकते हो, बिल्कुल। तो बोथ 1 एंड 2। फिर आ जाओ 54 पे। यहाँ पे कह रहा है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट कॉर्पोरेट करप्शन हैज़ अ प्रोटोकॉल, ठीक है, अगेंस्ट स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट बाय लैंड, सी एंड एयर, ठीक है। फिर लिखा है UNCAC इज़ फर्स्ट एवर लीगली बाइंडिंग ग्लोबल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट एवर लीगली बाइंडिंग यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। फिर हाईलाइट ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम, 2 चीज़ें आ गई। पहले यहाँ पे UNTOC की बात कर रहा है, यहाँ पे UNCAC की बात कर रहा है, ठीक है। is an inclusion of specific chapter to aim to returning assets to their rightful owners, owners की बात कर रिटर्न assets की whom they have been taken illicitly, ठीक है, इस चीज़ की बात कर रहा है। अब आप पहली वाली बॉडी को देखोगे, इसके बाद नाम में क्या है? अगेंस्ट करप्शन, करप्शन की यहाँ बात कर रहा है, और यहाँ पे असेट्स की बात कर रहा है, ओनर्स की बात कर रहा है। और यहाँ पे क्या है? ये ट्रांसनेशनल क्राइम है, ऑर्गेनाइज क्राइम है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट की बाय लैंड, एयर, सी। तो यहाँ पे क्या किया है इन्होंने? यहाँ पे मोस्टली स्वैप किया है कि इसकी जो डेफिनीशन है यहाँ पे कर दिया है और इसकी जो डेफिनीशन है वो यहाँ डाल दी है, राइट। तो इन्होंने क्या किया है? मोस्टली स्वैपिंग कर दी है कि ऑर्गेनाइज क्राइम वाली चीज़ें जो हैं इनकी वो यहाँ पे डाल दी हैं, स्मगलिंग वाली, ठीक है। और जो इनका करप्शन वाली चीज़ें हैं असेट्स वगैरह की वो यहाँ डाल दी है। तो इनका क्या हुआ? ये दोनों स्वैप हो गए हैं, तो मोस्टली ये दोनों तो गलत होंगे, तो बच क्या गए आपके 2 पेयर ओनली, ठीक है। तो 2 पेयर यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएंगे, 2 और 4, ठीक है। तो कहीं भी अगर 2 बॉडी के नाम आ जाएं या फिर 2 चीज़ों के बीच में अगर आपको डेफिनेशन दी है तो ये याद रखना कि कंपैरिजन स्वैपिंग आप बिल्कुल सबसे पहले देखना, क्योंकि स्वैपिंग यूपीएससी बहुत जल्दी करती है, ठीक है। और UNTOC इज मैंडेटेड इस मेंबर टू असिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बोथ UNCAC एंड UNCOTC, हो सकता है। तो राइट 2 and 4 विल बी द करेक्ट आंसर यहाँ पे। फिर
एज पर द रिसेंट अमेंडमेंट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ठीक है, फॉरेस्ट डेवलपर्स हैव अ राइट टू फेल द बैम्बूज ग्रोन ऑन द, हैव अ राइट टू फेल बैम्बूज, यार अगर गिरे हुए बैम्बू से तो मिल सकते हैं, राइट टू फेल, उनका राइट है कि वो क्या नाम है बैम्बू को गिरा सकते हैं जो भी फॉरेस्ट एरिया में, ऐसे तो वो सारे ही गिरा देंगे, राइट। तो ये तो आई थिंक गलत होना चाहिए, राइट टू फेल। फिर एज पर द शेड्यूल ट्राइब अदर फॉरेस्ट डेवलपर्स FRA एक्ट 2006, बैम्बू इज़ अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो हो सकता है। फिर बैम्बू शेड्यूल ट्राइब अदर रिकॉग्निशन एक्ट 2000 अलाउ ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू डेवलपर्स, हाँ तो ओनरशिप हो सकती है उसकी, राइट। तो 2 और 3 विल बी द करेक्ट हेयर यहाँ पे, ठीक है। और देखो ये एक्ट जितने हैं एक्ट सारे पढ़ के जाना, ये देखो इंडियन फॉरेस्ट 1927 हो गया, FRA एक्ट 2006 हो गया, ठीक है, इसके क्वेश्चन आ गए। EPA एक्ट हो गया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसके क्वेश्चन आ चुके हैं। फिर उसके बाद तुम्हारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो गया, CBD एक्ट है 2002 का, ठीक है। तो ये सारे एक्ट जितने भी हैं सारे पढ़ के जाना आप। उसके बाद वेटलैंड रूल्स हो गए, विथ आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट टू मैरी, ये आर्टिकल 21, हर साल एक क्वेश्चन आता है आर्टिकल 21 से, 1-2 साल अल्टरनेटिव छोड़ के, ठीक है। आर्टिकल 21 भी कर लेना। बाकी थीम है UPSC की, इनकेस अगर आपको समझ में ना आए क्वेश्चन में क्या है कि क्या हो रहा है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ आर्टिकल 21 कैन बी द करेक्ट यहाँ पे, क्योंकि UPSC पूछती है तो आर्टिकल 21 पे मार के आना। फिर 57, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेटेंट एक्ट, अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट अ सीड, बायोलॉजिकल प्रोसेस कह रहा है, टू क्रिएट अ सीड कैन बी पेटेंटेड इन इंडिया। तो मतलब आप बायोलॉजिकल सीड्स को क्या नाम है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है कोई, आप उस प्रोसेस को ही पेटेंट करा सकते हैं। तो प्रोसेस तो यार पेटेंट नहीं हो सकता ना आई थिंक, क्योंकि अगर एक प्रोसेस है और एक सीड बनाने का तो फिर तो कोई और सीड बना ही नहीं पाएगा। फिर इंडिया देयर इज़ अ नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपलेट बोर्ड, ये भी आई थिंक नहीं गलत होगा। नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपलेट बोर्ड क्या पता हो। फिर प्लांट वेराइटीज़ आर नॉट एलिजिबल टू बी पेटेंटेड इन इंडिया, हाँ हो सकता है प्लांट वेराइटीज़ को पेटेंट नहीं किया जा सकता, बाकी ये चीज़ तो आई थिंक करेक्ट है। तो राइट, तो क्या हो जाएगा, पहला दूसरा तो गलत हो जाएगा, तीसरा विल बी द करेक्ट, ओनली 3 पेयर, ओनली 1 पेयर यहाँ हो जाएगा। फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 empower the government of India to state the requirement of public participation in the process of environment and the procedure and manner in which it is sought। यार ये देखो, अगर उन्होंने मान लो रिक्वायरमेंट दी हुई होगी पब्लिक पार्टिसिपेशन की, लेकिन प्रोसीजर और मैनर ये तो नहीं दिया होगा ना एक्ट में कि किस प्रोसीजर में करेंगे, किस मैनर में करेंगे, कहाँ कहाँ करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे। ये तो जनरली लिखा होता है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन की रिक्वायरमेंट होगी तो वो कर सकते हैं, राइट। लेकिन प्रोसीजर एंड मैनर आई डोंट थिंक कि वहाँ पे होगा। लेस डाउन द डिस्चार्ज फॉर द इमिशन फॉर द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, हाँ ये हो सकता है, तो सेकंड विल बी द करेक्ट। देखो फिर से EPA का क्वेश्चन आ गया। फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2006, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। वेस्ट जनरेटर हैज़ टू सेग्रीगेट इनटू 5 कैटेगरीज। आपके घर में कचरा हो रहा है यार, अभी भी 2 में से वो बोलते हैं कि सूखा कचरा, गीला कचरा, उसमें भी नहीं कर पाते हैं लोग। और 5 कैटेगरी में बायोकेमिकल हो गया, उसके बाद ये सारी ये, तो 5 में कहाँ करेगा इंसान, ये बताओ। 5 तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। रूल्स आर एप्लीकेबल टू नोटिफाइड लोकल अर्बन बॉडीज, नोटिफाइड टाउन्स एंड ऑल इंडियन टाउनशिप ओनली की होगा भाई, कचरा जहाँ होता है हर जगह होगा, राइट, जहाँ जहाँ वेस्ट है। रूल्स प्रोवाइड फॉर द एग्जैक्ट एलोबरेट क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट फॉर लैंडफिल्स एंड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़, तो हो सकता है। इट इज़ मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ वेस्ट जनरेटेड दैट द वेस्ट जनरेटेड वन डिस्ट्रिक्ट कैन नॉट बी मूव टू द अनदर डिस्ट्रिक्ट, तो ये तो यार आई थिंक गलत हो जाएगा, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में अगर मान लो हो रहा है लेकिन दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कोई अच्छा सा वो फैसिलिटी है, लाइक उसको रिसाइकलिंग करने के लिए उन चीज़ों के लिए, तो वहाँ पे तो ले जाया जा सकता है। तो ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, तो इसके लिए D वाला भी करेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, तो C विल बी द करेक्ट आंसर यहाँ। फिर एज पर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर 2008, इफ़ द रूल्स फॉर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट आर इम्प्लीमेंटेड इट बिकम ईजियर फॉर द फर्म्स कंपनीज टू ले ऑफ वर्कर। तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है तो हाँ ठीक है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है तो ईजी हो जाएगा उनके लिए ले ऑफ करने के लिए, क्योंकि वो है ही फिक्स टर्म। नो नोटिस ऑफ टर्मिनेशन एम्प्लॉयमेंट शैल बी नेसेसरी इन केस ऑफ द टेम्प्रेरी वर्कमैन, तो नाम में ये टेम्प्रेरी, वो टेम्प्रेरी के लिए वर्क ही आया था, वो 3-4 या 1 हफ्ते के लिए आपने उसको रखा है, राइट, किसी काम के लिए स्पेसिफिक, तो वहाँ पे तो फिर आपको उसको नोटिस देने की ज़रूरत क्या है, राइट, कि आपको निकाला जा रहा है, वो तो 1 हफ्ते के लिए आया हुआ है, तो यहाँ पे हो सकता है बोथ 1 and 2। फिर देखो द सर्विस एरिया अप्रोच इम्प्लीमेंटेड एंड द प्रीव्यू ऑफ इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट ब्लॉक लीड बैंक स्कीम महात्मा गांधी नेशनल स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे लीड बैंक स्कीम होगा, ये PYQ है। अगर आपने वहाँ से लीड बैंक स्कीम पढ़ा होता है, ये लीड बैंक स्कीम 2 बार आ चुका है, राइट,
अगर आपने लीड बैंक स्कीम को फिर भी नहीं पढ़ा तो ये क्वेश्चन आप छोड़ देते फिर वहाँ पे। देखो PYQ करने का यही फ़ायदा होता है, क्योंकि कम से कम 5 से 6 टॉपिक तो ऐसे आपको मिनिमम मिल जाते हैं जो डायरेक्टली आए होते हैं। फिर विद रेफरेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ द माइनर मिनरल इन इंडिया, सैंड इज़ अ माइनर मिनरल अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग लॉ। हाँ, हो सकता है। स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर ऑफ ग्रांटिंग माइनिंग लीज ऑफ द मिनरल्स, बट द पावर रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ रूल्स रिलेटेड टू द ग्रांट ऑफ माइनर मिनरल लाई विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो पावर होती है रूल्स बनाने की, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है माइनिंग लीज देने की। यार ये तो फिर थोड़ा वो नहीं हो जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना रही है, स्टेट गवर्नमेंट देगी फिर वो करेगी। ठीक है, अगला पढ़ लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू फ्रेम रूल्स टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग ऑफ द। जब स्टेट गवर्नमेंट अगर रूल बना सकती है इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए, राइट, माइनर मिनरल्स की, तो यहाँ पे तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी फॉर्मेशन ऑफ रूल रिलेटेड टू ग्रांट ऑफ द माइनर मिनरल्स। तो वो तो फिर उसको प्रिवेंट करने के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट जब बना रही है तो उसको अलॉट करने के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट की आई थिंक बनानी चाहिए ना। ये तो गलत हो जाएगा। फिर दूसरा वाला 1 and 3 विल बी द करेक्ट हेयर। 63 मोस्ट ऑफ द इंडियन डेप्थ आर ओन बाय द गवर्नमेंट एंटिटीज। तो गवर्नमेंट एक्सटर्नल डेप्थ नहीं होता, गवर्नमेंट एंटिटीज़ का जो मोस्टली डेप्थ होता है वो इंटरनल होता है, राइट। एक्सटर्नल डेप्थ तो उनका कम होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेप्थ इसको डिनोमिनेटेड इन US डॉलर, ये भी गलत हो जाएगा। क्या पता थोड़ा सा भी डेप्थ हुआ जो यूरो में हो गया, राइट, या किसी और करेंसी में हुआ, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो नाइदर 1 नाइदर 2 हो जाएगा। कंट्री का जो डेप्थ है ना उसके बारे में थोड़ा सा फिगर देख लेना कि उसमें कंपोजिशंस क्या क्या होते हैं, एक्सटर्नल क्या है, इंटरनल क्या है, इंटरनल में मेजॉरिटी किसकी है और एक्सटर्नल में है तो वो मेजॉरिटी में क्या क्या है, राइट। वो सारे फिगर्स थोड़े से आप देख लेना, क्वेश्चंस आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द असेट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक। ठीक है, एडवांसेस हाँ असेट्स होती हैं, राइट, हमें वापस मिलेंगे, हमने किसी को एडवांस में पैसे दिए। डिपॉजिट क्या है, हमारी लाइबिलिटी है, किसी कोई हमारे पास डिपॉजिट करके गया पैसा, वो हमें उसको लौटाने पड़ेंगे ना, तो हमारी असेट कैसे हो गई वो तो हमारे पास एक जिम्मेदारी है ना डिपॉजिट। इन्वेस्टमेंट असेट है हमारी, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस ये भी असेट्स है हमारी, राइट। तो ऑप्शन बी विल बी द इनकरेक्ट हेयर। In the context of India, which of the following factor are contributor to the reducing the risk of the currency crisis? ठीक है, रिड्यूस करना है करेंसी क्राइसिस का रिस्क। फॉरेन करेंसी अर्निंग ऑफ इंडियन IT सेक्टर तो हो सकता है, फॉरेन करेंसी हम अर्न कर रहे हैं तो हमारे पास बाहर की मतलब फॉरेन करेंसी डॉलर ज़्यादा आ रहा है, राइट। तो इससे क्या होगा, हमारी करेंसी पे जो रिस्क है वो थोड़ा कम होगा, हम कम करेंसी का फ्लो हो रहा है। इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करेगी तो इससे क्या होगा, अब इससे क्या होगा कि क्या नाम है, करेंसी जो का फ्लो जो है वो इकोनॉमी में बढ़ेगा। तो करेंसी का फ्लो इकोनॉमी में बढ़ेगा तो इसका मतलब लोगों के पास और आएगा, तो करेंसी रिस्क तो और बढ़ेगी ना। ये तो दूसरी वाली तो नहीं होगी, यहाँ पर रिड्यूस करना है हमें, ये तो इंक्रीज़ करेगा। रेमिटेंसेज फ्रॉम द इंडियन अब्रॉड, तो बाहर से लोग रेमिटेंस भेजेंगे तो वो भी किस करेंसी में भेजेंगे, फॉरेन करेंसी में भेजेंगे, तो इससे हमारी करेंसी और स्ट्रॉन्ग होगी, तो ये भी सही हो जाएगा। तो 1 and 3 विल बी द करेक्ट हेयर। फिर 66 Which one of the following suggestion है, governor should be eminent person from the outside the state and should be detached free without intense political links and should not taken part in the politics in the recent past। अब देखो ये सारी जो कमीशंस हैं यहाँ पे ARC हो गई, राजमंडल सरकारिया और नेशनल वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सारी जो हैं एक तरीके से ये सारी उसमें ही हैं सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर, ठीक है। तो अब देखो ये तो थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन हो जाएगा कि अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता है तो आपने पढ़ा है तो कर लोगे, ठीक है। नहीं तो फिर इसको थोड़ा सा लॉजिक लगाने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि फिर इसमें जो अच्छी लगे आपको वो लगा देना, जिस पे आपको लगे कि ये सब क्वेश्चन UPSC पूछ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे बेसिकली होगा कि आंसर सरकारिया कमीशन होगा 1983 की, उसकी ये रिकमेंडेशन है। बाकी ये रिकमेंडेशंस आप पढ़ लेना, सरकारिया की हो गई, राजमंडल कमेटी की हो गई। फर्स्ट ARC तो बहुत बड़ी रिपोर्ट है, पूरी नहीं पढ़ पाओगे, क्रक्स में पढ़ लेना थोड़ा, फर्स्ट ARC सेकेंड ARC की दोनों की रिपोर्ट, ठीक है। फिर 67 पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय द रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ठीक है, टू ओवरसीज इन्वेस्टर्स who want to be part of the Indian stock market without registering themselves directly। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी ऐसी चीज़ जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ओवरसीज इन्वेस्टर जो बाहर के इन्वेस्टर्स होते हैं उनको देते हैं, लेकिन वो इंडियन स्टॉक में मार्केट में पार्ट होना चाहते हैं, लेकिन विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्स, खुद को रजिस्टर नहीं करना चाहते हैं हमारे साथ, लेकिन वो पार्ट होना चाहते हैं। तो लिखा क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, प्रॉमिसरी नोट, पार्टिसिपेटरी नोट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहा है, वांट टू बी द पार्ट ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट विदाउट रजिस्टरिंग, उनको रजिस्टर नहीं होना लेकिन वो पार्ट होना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन में क्या जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट तो नहीं होगा, कमर्शियल पेपर नहीं होगा, प्रॉमिसरी नोट
और पार्टिसिपेटरी नोट आपके यहाँ पे नाम में दिया हुआ है कि पार्ट के होना है उन्हें, तो हो सकता है पार्टिसिपेटरी नोट हो, राइट। तो डी विल बी करेक्ट है कि उनको पार्ट होना है तो उनको पार्टिसिपेशन करना है, बट द थिंग उनको मेंबर नहीं बनना है, राइट। रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, तो पार्टिसिपेटरी नोट विल बी करेक्ट आंसर यार। बाकी इन तीनों को पढ़ लेना, यूपीएससी इन तीनों से भी क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। एज पर द लॉ द कैंपा अथॉरिटी एग्जिस्ट एट नेशनल स्टेट लेवल, हाँ ठीक है। पीपल पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी इन द कंपल्सरी एसोसिएशन कैरिड आउट अंडर द कंपल्सरी फॉर इन द, तो वो आप स्टेट कर सकते हो, लेकिन मैंडेटरी तो नहीं हो सकता ना। मैंडेटरी कोई चीज़ नहीं होती, ये कि क्या नाम है कि आपको मैंडेटरी ही है पार्टिसिपेशन पीपल का, कि आपको करना ही पड़ेगा, ये तो आई थिंक एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाएगी। तो ओनली वन स्टेटमेंट इज द करेक्ट हेयर। फिर in India, which of the following review the independent regulator in the sectors like telecommunication, insurance, electricity, etc. ad hoc committee by set up by the parliament, तो हाँ हो सकता है पार्लियामेंट डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, ये नहीं होगा, ये होगा आई थिंक डिपार्टमेंट रिलेटेड है ना, तो डिपार्टमेंट रिलेटेड है तो डिपार्टमेंट में यार तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन आ जाएगा, डिपार्टमेंट इंश्योरेंस में भी आ सकता है, राइट। डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी आ सकता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कर सकता है, तो हो सकता है ये फाइनेंस कमीशन का काम नहीं है ये सब, फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म ये भी नहीं होगा। नीति आयोग का भी काम नहीं है, प्लानिंग का काम है, राइट। तो 1 and 2 विल बी देयर ओनली। फिर विद रेफरेंस टू द इंडिया 5 ईयर प्लान, देखो यहाँ पे 5 में से 2 सही है, राइट। तो आप एक बार चेक कर लिया करो, 5 में से मोस्टली 2 सही होता है या 5 में से 3 सही होते हैं, तो 2 या 3 पे तो आप देख सकते हो आराम से, ठीक है। 2 या 3 में से तो श्योर शॉट एक होगा, ठीक है। फिर इंडिया का 5 ईयर प्लान देख लो, फ्रॉम द सेकेंड 5 ईयर प्लान देयर वाज अ डिटरमाइंड ट्रस्ट टुवर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द बेसिक एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, ठीक है, हो सकता है। 4th 5 ईयर प्लान अडॉप्ट किया था करेक्टिंग मेजर्स ऑफ अर्ली ट्रेंड ऑफ इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर, मे बी हो सकता है, या फिर डाउट में इसको रख लेते हैं। इन द 5th ईयर प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम द फाइनेंशियल सेक्टर वॉज इंक्लूडेड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लान। यार 5 ईयर प्लान में कह रहा है कि पहली बार क्या नाम है फाइनेंशियल सेक्टर को इंटीग्रल में डाला है, तो यार पिछले 4 5 ईयर प्लान हो चुके हैं, ठीक है। और उसमें आप ये कहते हो कि फाइनेंशियल सेक्टर को अब तक आपने इंक्लूड ही नहीं किया था, ये तो फिर थोड़ा सा वो हो जाएगा ना कि 4 साल मतलब 20 साल हो गए ना, 20 साल में आपने फाइनेंशियल सेक्टर पे ध्यान ही नहीं दिया, ये तो मतलब सीधा सीधा लग रहा है कि रॉन्ग होगा। तो ऑप्शन विल बी 1 and 2 विल बी द करेक्ट हेयर, 2 पेयर, ठीक है। फिर विथ रेफरेंस टू द AIIB, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग AIIB में हैज़ मोर देन 80 मेंबर, चलो मान लेते हैं मोर देन 80 मेंबर, ऐसा कोई रिजिड स्टेटमेंट नहीं है, तो मोर देन 80 हो सकते हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन द AIIB, तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर, इंडिया तो लार्जेस्ट शेयर होल्डर नहीं है इसमें, ठीक है। AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर आउटसाइड एशिया, अब एशिया के बाहर का कोई मेंबर नहीं है। एशिया में यार खुद कितनी 51 या 52 कंट्रीज़ हैं, और यहाँ पे कह रहा है कि 80 मेंबर्स हैं, 80 मेंबर्स तो फिर कैसे होंगे, राइट, अगर एशिया सिर्फ एशिया के बाहर के मेंबर नहीं होंगे। तीसरी स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी, तो ओनली 1 विल द करेक्ट हेयर, ठीक है। AIIB में आई थिंक सबसे मेजॉरिटी होल्डिंग किसकी, चाइना की है शायद, ये आप एक बार फैक्ट चेक कर लेना, ठीक है। बाकी AIIB इसके बारे में भी पढ़ लेना, इसके क्वेश्चन भी आई थिंक 2022 में भी आए हैं इसके AIIB के, ठीक है। AIIB, ADB, फिर NDB भी आ चुका है, ठीक है। ये सारे जो बैंक से बनाए हुए हैं इन सब के बारे में पढ़ लेना। विद रेफरेंस टू द पर्पस ऑफ इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट की बात कर रहा है, ठीक है, साइन बाय द इंडियन बैंक्स, ठीक है, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में, ठीक है। टू लेसन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द फिजिकल डेफिसिट एंड करेंट अकाउंट डेफिसिट, तो यार फिजिकल डेफिसिट और करेंट अकाउंट डेफिसिट को करने के लिए इंटर क्रेडिटर बैंक तो ये तो नहीं होगा। सपोर्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू एक्ट एज इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इन केस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोन 50 करोड़ और मोर, ठीक है। टू एम एट फास्टर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस असेट्स ऑफ 50 करोड़ और मोर विच आर अंडर कंसोर्टियम ऑफ लेंडिंग, ये दोनों तो आप सीधे सीधे काट दो, 50 करोड़ और मोर, 50 करोड़ और मोर, इन दोनों में लेंडिंग की बात कर रहा है, यहाँ पे क्रेडिटर की बात कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इंडिपेंडेंट रेगुलेटर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ लोन, और यहाँ पे कह रहा है कि जो स्ट्रेस असेट हैं उनके लिए करने के लिए अंडर द कंसोर्टियम लेंडिंग, और इंडियन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में हुआ है, राइट। तो इसमें देखो अब बी और सी आ गए हो आप, तो यहाँ पे अब देखो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर, तो यार इंडिपेंडेंट रेगुलेटर तो नहीं होगा आई थिंक, लेकिन स्टेट असेट के लिए हो सकता है मे बी 50 करोड़ से ज़्यादा की जो असेट्स है उसमें 2-3 बैंक मिलके आपस में कर लें, राइट, एक एग्रीमेंट कर लें कि सब ने अगर क्रेडिट दे रखा तो आपस में मिलके कि कैसे जो असेट्स हैं NPA हैं उनको कैसे हम डिवाइड करेंगे, किस तरीके से, राइट, कितना सेट ऑफ करना है, तो मे बी डी विल बी द मोर करेक्ट आंसर यहाँ पे, राइट। और A और D में भी है तो यहाँ पे D हो जाएगा।
फिर चेयरमैन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक को कौन अपॉइंट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं करती, कंसर्न बैंक नहीं। पब्लिक सेक्टर बैंक, बैंक बोर्ड ब्यूरो, हाँ तो बैंक बोर्ड ब्यूरो, ऑप्शन ए विल द करेक्ट। इसी का सेम क्वेश्चन 2022 में भी आया हुआ है, आई थिंक 22 से 23 में आया है, राइट, बैंक बोर्ड ब्यूरो को लेके। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं होगा ये भी, ठीक है, तो बैंक बोर्ड ब्यूरो होगा इसमें। 74 पेट्रोलियम नेचुरल गैस भी इज़ द फर्स्ट रेगुलेटेड बॉडी सेटअप इन इंडिया, तो मे बी ना हो। वन ऑफ द टास्क इज टू इंश्योर कॉम्पिटिटिव मार्केट, हाँ तो हो सकता है वन ऑफ द टास्क, ऐसा नहीं मेन टास्क लिखा है, वन ऑफ द टास्क तो हो सकता है। अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द पीएनजी गो अपीलेट ट्रिब्यूनल्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे देखो पेट्रोलियम नेचुरल गैस की बात कर रहा है, यहाँ अपीलेट ट्रिब्यूनल्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा है। अगर लॉजिकली मैं जाऊँगा तो लॉजिकली तो मैं इसको फिर रॉन्ग करके आता, ठीक है, और अगर यहाँ पे ओनली पेयर वाला होता तो मैं ओनली 2 पेयर लगा के आता, क्योंकि पहली वाली तो दूसरी वाली अपने को पता है सही है, और इन दोनों में क्या पता एक सही हो जाए 2 और 3 में, राइट, तो ओनली 2 पेयर लगाता तो भी स्टेटमेंट ये सही हो जाता, राइट। बाकी अगर इन द केस, अब देखो यहाँ पे आपको पता है कि एक अपनी क्या नाम है एक सही है, बाकी इन दोनों में आपको एक चूज़ करना है, तो 1 और 3 इसमें फिर आपको चूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे और यहाँ पे, ऐसे 50-50 में आप आ सकते हो। लेकिन अगर ये पेयर वाला क्वेश्चन होता तो आपके लिए ईजी हो जाता, आप ओनली 2 पेयर लगा देते, राइट, और उसमें फिर आपको यूपीएससी कोई भी मान ले, राइट, तो वैसे ही हो जाता। इसमें वैसे होगा क्या, इसमें आंसर सी होगा, राइट, ये वाली स्टेटमेंट सही है और ये वाली गलत है। फिर विथ रेफरेंस टू द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन द LTE एंड VoLTE, ठीक है। LTE इसका मतलब 3G, VoLTE एडवांस 3G, एडवांस 3G नहीं 4G बोलते हैं, ये तो सबको पता होगा, मोबाइल में भी आपके ऊपर नेटवर्क में लिखा के आता है VO। LTE इज़ डेटा ओनली टेक्नोलॉजी, वॉइस ओनली, तो हमारे में तो वॉइस ओवर डेटा है ना, वॉइस ओवर LTE लोकल नेटवर्क, ठीक है। तो ये क्या होगा, VoLTE तो क्या नाम है वॉइस ओनली तो ही ना है, आप में इसमें डेटा ट्रांसमिशन भी तो करते हो, तो क्या हो जाएगा नाइदर 1 नाइदर 2। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द मैटरनी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017? प्रेग्नेंट वुमेन आर इंटाइटल्ड फॉर 3 मंथ्स प्री डिलीवरी, 3 मंथ्स पोस्ट डिलीवरी, 6 महीने की छुट्टी। यार ये तो काफ़ी ज़्यादा नहीं हो गई, तो 6 महीने की तो आई डोंट थिंक कि वो देते होंगे मैटरनिटी बेनिफिट में। इंटरप्राइजेज विथ क्रेशे मस्ट अलाउ द मदर मिनिमम 6 क्रेशे विजिट डेली, 6 क्रेशे विजिट डेली। अब देखो यहाँ पे क्रेशे का अगर आपको मतलब नहीं पता है तो हिंदी में चले जाओ तुरंत, शिशुगृह वहाँ पे जैसे बच्चों को मतलब उनके पालन पोषण के लिए जगह होगी, राइट। तो 6 क्रेशे विजिट, क्या पता 6 की जगह 4 हो या फिर 5, और 6 अगर एक विजिट में 20 मिनट भी लग रहे हैं तो 6 में 120 मिनट, मतलब 2 घंटे तो इंसान ऐसे ही जाएगा फिर, राइट। और 6 क्रेशे विजिट, यार ये तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। वुमेन विद 2 चिल्ड्रन गेट रिड्यूस एंटाइटलमेंट, हाँ ये हो सकता है, तीसरी स्टेटमेंट थोड़ी ठीक लग रही है कि 2 बच्चे से ज़्यादा हैं, थोड़ा सा कम बेनिफिट आपको मिलेंगे, राइट। तो आई थिंक पहली और दूसरी यहाँ पे गलत होगी, ओनली 3 विल द करेक्ट हेयर, ओनली 1 पेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड बैंक ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, क्या नहीं है, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, पेइंग टैक्सेस की बात कर रहा है और बिजनेस की बात है तो हो सकता है रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, तो ईज़ ऑफ डूइंग है तो मतलब हाँ प्रॉपर्टी भी हो सकता है। डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट, कंस्ट्रक्शन की परमिट है नहीं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, तो हाँ ये भी हो सकता है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है कि नहीं, इससे वहाँ से बिज़नेस का क्या मतलब उतना लेना देना मे बी, राइट, ये तो एक इनडायरेक्ट फैक्टर है। बाकी ये 3 तो डायरेक्ट फैक्टर हैं जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में अफेक्ट करते हैं, बाकी ये वाला क्या, ये इनडायरेक्ट फैक्टर है जो इनडायरेक्टली उस पर करता है, राइट। तो मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर तो आई थिंक इसमें नहीं होगा, तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर हियर। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जा रही है, इंट्रोड्यूस किया गया था इंपॉर्टेंट फीचर विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो बायोमेडिकल वेस्ट, रिसाइकल्ड प्लास्टिक, ई वेस्ट और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, ये तो अगर आपको पता है तो आप कर सकते थे, अदरवाइज़ ये थोड़ा सा इसमें लॉजिक तो उतना वर्क नहीं कर पाता, क्योंकि अब थोड़ा सा ये फैक्चुअल आ गया है, राइट। तो फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन है, इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती। बाकी ये ई वेस्ट रूल जो है ये यूपीएससी ने पहले भी पूछे हुए हैं, ये PYQ हैं, तो अगर आपने इसको पढ़ के गए होते, आप PYQ अच्छे से करके गए होते तो यहाँ पे आप डायरेक्टली सी कर लेते, राइट, तो वहाँ से आपको पता लग जाता। बाकी अब ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने अब बाकी चीज़ों के लिए भी क्या नाम है उसको एक्सटेंड कर दिया है, सॉलिड जो वेस्ट है उसके लिए भी इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, तो अब काफ़ी चीज़ों में हो गया, तो इसको अपडेट कर लेना आप। फिर इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ द फूड ग्रेन्स टू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्लस बोनस पेड इफ एनी टू द फार्मर प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ओनली, इंटरेस्ट कॉस्ट ओनली, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल एंड चार्जेस, ये दोनों फिर अब काट दो, ये दोनों ऑप्शन सेम सी आ गई, तो
तो आंसर अब इन दोनों में होगा। प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ठीक है। प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल एंड चार्जेस फॉर गोडाउन, तो अभी देखो चार्जेस फॉर गोडाउन, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आपका चार्जेस फॉर गोडाउन भी आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट भी आ जाएगा, इंटरेस्ट भी आ जाएगा मे बी, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन में तो काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो लाइक सी विल बी द ब्रॉड है यहाँ पे सबसे, तो ब्रॉड ऑप्शन विल बी देयर, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 80। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर्ड सोशल कैपिटल की बात कर रहा है, ठीक है। तो द पोर्शन ऑफ लिटरेट इन द पॉपुलेशन, ये सोशल कैपिटल है। ये तो आई थिंक लिटरेट की बात करें तो सिर्फ एक बहुत स्पेसिफिक सेंस में हो गया। स्टॉक ऑफ द बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मशीन, ये तो सोशल कैपिटल में आएगा नहीं। साइज ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्किंग ग्रुप, ठीक है। द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी ये सबसे ब्रॉड सेंस में बात कर रहा है, और सोशल इन द नेचर है, राइट। सोशल कैपिटल दिखाता है, इंटेंजिबल इन नेचर है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट हेयर, सबसे ब्रॉड सेंस में, ठीक है। फिर with reference to the Constitution of India, consider the following: no high court shall have the jurisdiction to declare any central law to constitutionally invalid. ये तो यार नहीं होगा, सीधे सीधे पता है। Any amendment to the Constitution in India cannot be called into the question by the Supreme Court of India. And amendment to the Constitution of India cannot be called into question by Supreme Court. ये तो यार नहीं होगा। 99 वाला क्वेश्चन इसके पहले ही आया था जस्ट पेपर में कि 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया है, राइट। तो वहाँ से अभी अगर आपको अपनी PYQ करे होते तो भी आप वहाँ से कर लेते, ये गलत हो जाता। तो नाइदर 1 नाइदर 2। फिर 82, परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट्स आर कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द प्राइस ऑफ द सेम बास्केट ऑफ गुड्स सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज़। तो यहाँ लिखा है परचेजिंग पावर पैरिटी, तो क्या पता प्राइस को कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो अलग अलग परचेज़ करने की पावर कहाँ पे कितनी, तो हो सकता है स्टेटमेंट सही है। इन टर्म्स ऑफ PPP इंडिया इज़ द 6th लार्जेस्ट इकनॉमी, 6th लार्जेस्ट इकनॉमी की बात कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। अगर आपको पता है तब तो बहुत बढ़िया कि 3rd है, राइट। बाकी अगर नहीं पता तो भी यार 6th लार्जेस्ट, तो अभी ऐसे रियल टर्म्स में जब आ जाती है नॉमिनल GDP जब हमारी आ जाती है, क्या नाम है इसमें अभी कितने पे 4th पे हैं, राइट। तो 6 पे तो यार उस टाइम पे काफ़ी ऐसा हो जाएगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों गलत हो जाएंगे, नाइदर 1 नाइदर सॉरी ओनली 1 पेयर हो जाएगा, 1 ओनली। फिर विद रेफरेंस टू द कल्टीवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप्स लास्ट एरिया अंडर द राइस कल्टीवेशन हैज़ हाईएस्ट, चलो ठीक है मान लिया। एयर अंदर द कल्टीवेशन ऑफ ज्वार इज मोर दैन ऑफ ऑयल सीड्स, मान लिया। एयर अंदर कल्टीवेशन मोर दैन ऑफ शुगर केन, ठीक है। एरिया अंदर द शुगर केन कल्टीवेशन हैज़ स्टीडली डिक्रीज्ड, स्टीडली डिक्रीज्ड वाले जैसे ही वर्ड आते हैं सीधे सीधे आ जाना चाहिए आपके यहाँ पे, ये तो ये नहीं होगा। अगर ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे फिर तो आपके लिए वाला ठीक हो जाएगा कि 4 में से 3 आप लगा सकते हो, तो अदरवाइज़ आपको फिर रिस्क लेना पड़ेगा, ओनली 2 पेयर होगा या फिर ओनली 3 पेयर होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है स्टेटमेंट में, अब आपको पता है 1 गलत हो गए, ठीक है। अब आपको पता है अब 3 पेयर हैं, 3 में से अब यहाँ पे क्या आएगी, 3 में से आपके 2 भी सही हो, 1 सही होने की संभावना कम है, तो या तो तीनों सही होंगे या फिर 2 सही होंगे। और मोस्टली 4 में से UPSC 2 भी सही देती है, तो 4 में से 2 या 3 सही देती है, तो इन्हीं दोनों में आप रह जाओगे 50-50 पे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको एक चूज़ करना पड़ेगा। अमंग द एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ इंपोर्टेड बाय इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट फॉर द हाईएस्ट इंपोर्ट ऑफ द आइटम इन द वैल्यू लास्ट 5 ईयर्स। ये भी देखो PYQ का क्वेश्चन है, ये PYQ में अभी कुछ टाइम पहले ही उन्होंने पूछा था कि क्या नाम है इतना सारा हम इंपोर्ट करते हैं एडिबल ऑयल, ठीक है। एडिबल ऑयल का क्वेश्चन आया होता लास्ट ईयर, और उसी चीज़ को लेकर के इन्होंने यहाँ पे बना दिया है कि सबसे ज़्यादा इंपोर्ट क्या करते हैं, स्पाइसेस हमारे यहाँ खुद होते हैं, हम सबसे ज़्यादा स्पाइसेस एक्सपोर्ट करते हैं, तो क्यों करेंगे। फ्रेश फ्रूट्स हम करते हैं, पल्सेस हमारे यहाँ होती हैं। वेजिटेबल ऑयल जी ऐसी चीज़ें जो हमारे यहाँ उतनी नहीं होती, हम मोस्टली इंपोर्ट करते हैं मैक्सिमम। इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिफिनेशन ऑफ लिबर्टी, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द पॉलिटिकल रूलर्स, तो लिबर्टी में यार अगेंस्ट ओनली पॉलिटिकल रूलर्स तो नहीं होगा। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट हो सकता है। अपॉर्चुनिटी टू डू वॉट एवर वन लाइक, तो वॉट एवर वन लाइक तो ऐसे तो यार कुछ भी हो जाएगा, किसी को मर्डर करना पसंद है तो ऐसे तो ये गलत हो जाएगा, तीसरी गलत हो गई। अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन से फुल्ली, अब देखो बी पे आप सी, इन दोनों पे आ सकते हो 50-50 पे। अब देखो यहाँ पे क्या एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट नहीं होने चाहिए, तो आप ऐसे तो इंसान कुछ भी कर सकता है। बट ऑप्शन डी देखोगे अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन से फुल्ली, ये तो बहुत उसमें बात कर रहा है कि एक लॉजिकल सेंस में कि आपको पूरी तरीके से खुद को डेवलप करने की सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, लेकिन ठीक है आपको ऊपर रिस्ट्रेंट्स नहीं होंगे, लेकिन आपके ऊपर इतनी खुली छूट भी नहीं होगी कि आप कुछ भी कर सको, लेकिन आपको खुद की, तो एक ब्रॉड सेंस में बात कर रहा है, ठीक है। एक पॉजिटिव सेंस भी है इसमें, तो डी वाली ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगी करेक्ट, ठीक है। तो डी विल द करेक्ट यहाँ पे 85 में। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 86।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोस्ट लाइकली द मेजर ऑफ द आरबीआई टू टेक द स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी, इंडियन रुपी को स्लाइड मतलब गिरने से बचाना है, ठीक है। कर्बिंग इम्पोर्ट्स ऑफ नॉन इसेंशियल गुड्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स, ये तो ये सही होगा, एक्सपोर्ट होगा हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी, इंपोर्ट हम थोड़ा कम कर रहे हैं तो हमारी करेंसी बाहर नहीं जाएगी, ठीक है, सही चीज़ है। इनकरेज करना है इंडियन बोरोवर्स को टू रुपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड अगर आप क्या नाम है इशू करोगे तो राइट, तो हमारी जो रुपी की डिमांड बढ़ेगी, राइट, तो हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी और रुपी ज़्यादा जाएगा, तो ये भी सही होगा। ईजिंग कंडीशन रिलेटिंग टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग को अगर कंडीशन वो थोड़ा ईज कर देते हैं तो लोग लोन जो है बाहर से लेंगे, राइट, फॉरेन कंट्रीज से, तो वो डॉलर में मिलेगा तो हमारे पास डॉलर आएगा, राइट, ये भी सही है। फॉलोइंग इन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अगर फॉलो करेंगे फिर इससे तो हमारी जो करेंसी का फ्लो और बढ़ेगा ना, ये तो गलत हो जाएगा फिर। ऑप्शन डी विल भी तो फिर यहाँ एक तरीके से करेक्ट, नॉट पूछा है यहाँ पे, राइट, तो डी विल भी तो करेक्ट यहाँ पे। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंट डायरेक्टिव है स्टोरेज ऑफ पेमेंट डेटा सिस्टम पॉपुलरली नोन एज डेटा डिक्टैट, कमांड करता है पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडेड एट दे शैल इंश्योर दैट द इंटायर डेटा रिलेटिंग पेमेंट्स स्टोर्ड बाय देम ओनली इन इंडिया की बात कर रहा है, ठीक है। दे शैल द सिस्टम आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, यार पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में यार ऐसे डेटा वाला काम तो कम करती हैं, ऐसे तो फिर जो प्राइवेट वाले हैं वो तो डेटा का काम कर ही नहीं पाएंगे मोस्टली, तो ये तो गलत हो जाएगा आई थिंक। दे शैल सबमिट द कंसोलिडेटेड सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट टू द कैग बाय द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर, यार कैग को रिपोर्ट क्यों भेजेंगे यार वो, और मान लो अगर वो प्राइवेट एंटरप्राइज हो तो फिर वो क्यों भेजेगा कैग को, और कैग के पास वैसे ही इतने काम होते हैं मोस्टली इतनी सारी चीज़ों के, तो कैग तो आई डोंट थिंक ये कैग होगा वहाँ पे, राइट। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ओनली वे वन, राइट, ओनली वन पेयर यहाँ पे आप लगा सकते हो डायरेक्ट भी। विच ऑफ द फॉलोइंग adopted a law on data protection and privacy known as the General Data Protection Regulation in April 2016 started implementation of 2018, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन यूनियन ऑप्शन में आ गया, सीधे आपको टिक कर दो। क्यों, यूरोपियन यूनियन यूपीएससी की थीम है, हर साल एक क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी, राइट, तो इसमें कोई आपको वो डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप पेपर लगा रहे हो तो आपने देखा होगा लाइक हर साल यूपीएससी ने एक या दो क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे हैं यूरोपियन यूनियन के, ठीक है, और आगे भी पूछेगी, जब तक 23 का पेपर आप लगाओगे हर साल पूछा उन्होंने। एक्शन प्लान फॉर प्रायोरिटाइजेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉपरेशन एरियाज इन द न्यूक्लियर फील्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो जापान, रशिया, यूनाइटेड किंगडम। अब यहाँ पे किस चीज़ के लिए बात कर रहा है, न्यूक्लियर फील्ड के बारे में बात कर रहा है, तो न्यूक्लियर के यार फील्ड में किसके साथ हो सकता है, जापान तो होगा नहीं, जापान उतना उसमें है नहीं। अब यूके भी उतना आई डोंट थिंक होगा, क्योंकि दो ही हैं, एक रशिया हो सकता है, एक यूएस हो सकता है, इन दोनों में आप 50-50 में आ सकते हो, इन दोनों में से क्या चूज़ करना है, तो रशिया और यूएस इन दोनों में से आपको एक चूज़ करना होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे करेक्ट आंसर रशिया होगा, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर की बात कर रहा है, इंक्रीज़ होगा किस चीज़ से, इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो यार इंक्रीज़ होगा तो उसकी वजह से मनी मल्टीप्लायर तो आई डोंट थिंक कोई इफेक्ट होगा। बैंकिंग हैबिट, हाँ बैंकिंग हैबिट होती है तो ये हो जाएगा, ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होती वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर आ जाओ डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहा है, देखो यहाँ पे भी दो चीज़ों की बात की जा रही है, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी कह रहा है सिचुएटेड अराउंड इज क्रिएटेड एंड द फिजिकली वर्ल्ड इज कम्प्लीटली शट आउट, ठीक है। और वर्चुअल रियलिटी में कह रहा है इमेजेस जनरेटेड फ्रॉम कंप्यूटर आर प्रोजेक्टेड ऑन टू रियल लाइफ ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग। अब जैसे स्नैपचैट चलाते हो, स्नैपचैट में आप देखते होगे कि वो जो फिल्टर्स होते हैं वो आपके चेहरे पे आ जाते हैं, रियलिटी के ऊपर आते हैं ना, ऑन टू रियल ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग, तो प्रोजेक्टेड की जाती हैं, तो वो क्या है, वो AR होता है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, स्वैप कर दिया है, VR को नीचे डाल दिया है, वो उसको ऊपर डाल दिया है। AR अलाउज इंडिविजुअल टू बी प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एंड इम्प्रूव द एक्सपीरियंस ऑफ द कैमरा यूजिंग स्मार्टफोन और PC। देखो ये स्टेटमेंट सही है, अगर ये वाली सही होगी तो 1 वाली गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ लिखा है फिजिकल वर्ल्ड इज कम्प्लीटली शट आउट। फिर देखो VR क्लोजेज द वर्ल्ड एंड ट्रांसपोजेज द इंडिविजुअल प्रोवाइडिंग कंप्लीट इमर्जन एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है फिजिकल वर्ल्ड इज कंप्लीट शट आउट, तो अगर ये चीज़ VR की हो गई तो VR फिर यहाँ पे लिखा है क्लोजेज द वर्ल्ड एंड ट्रांसपोज द इंडिविजुअल, तो राइट, तो ये वाली सही हो जाएगी। तो यहाँ पे मोस्टली क्या 3 and 4 विल द करेक्ट। फिर द वर्ल्ड डेनिसोवन मैंशनड होता है न्यूज़ में, क्या है, फॉसिल्स है, काइंड ऑफ डायनासोर, अर्ली ह्यूमन स्पीसीज़ है, केव सिस्टम है या जियोलॉजिकल पीरियड है। तो डेनिसोवन नाम से क्या लग रहा है, तो नाम में यार अब देखो
इतना तो पता लग भी नहीं पा रहा है, तो इसके लिए क्या अब ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये फिर टोटली आपके उस पर जाएगा कि कुछ भी गेस करके आप एक मार्क कर दो। ओके, तो कुछ कुछ ऐसे जो फैक्चुअल क्वेश्चन उसमें थोड़ा लॉजिक नहीं लगेगा, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट्स वाले में तो सब पे लगेगा। तो डेनिसोवन यहाँ पे फॉसिल फ्यूल ये नहीं होगा, अर्ली ह्यूमन स्पीसीज, हाँ ऑप्शन बी होगा इसका। विद रेफरेंस टू द रिसेंट डेवलपमेंट इन द साइंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। फंक्शनल क्रोमोसोम्स कैन बी क्रिएटेड बाय जॉइनिंग सेगमेंट्स ऑफ डीएनए टेकन फ्रॉम सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। मतलब डिफरेंट स्पीसीज के सेल लेकर के मैं एक ब्लू व्हेल का इस डीएनए ले लूँ और एक मैं मंकी का ले लूँ, दोनों को मिला के क्या मैं एक फंक्शनल डीएनए बना सकता हूँ? आई डोंट थिंक कि ये पॉसिबल है, क्योंकि दो चीज़ों को मिला के कैसे बना दोगे आप ये? तो पहला तो वैसे ही नॉट करेक्ट। पीसेस ऑफ आर्टिफिशियल डीएनए कैन बी क्रिएटेड इन लैब। तो आर्टिफिशियल डीएनए क्या पता डीएनए की कोडिंग होती है जो ENDCT ऐसे कुछ होता है ना, एक तो C होता है, एक O होता है, एक G होता है, एक T या D ऐसे कुछ होता है। तो उनको क्या पता आप उसके सीक्वेंस को बना करके एक आर्टिफिशियल डीएनए आप बना दो। तो देयर कैन बी पॉसिबिलिटी इन लैबोरेटरी। अ पीस ऑफ डीएनए टेकन फ्रॉम एन एनिमल सेल कैन बी मेड टू रेप्लिकेट आउटसाइड द लिविंग सेल लैबोरेटरी। तो ये भी हो सकता है कि आउटसाइड लिविंग सेल के उसको जब आप आर्टिफिशियल बना सकते हो तो ये भी बना सकते हो। सेल्स टेकन आउट फ्रॉम द प्लांट्स एनिमल कैन बी अंडरगो सेल डिवीजन इन द लैबोरेटरी पेट्री डिशेज। तो ये भी हो सकता है कि हाँ करा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉट करेक्ट पूछा तो ऑप्शन ए विल बी द नॉट करेक्ट यहाँ, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डेट आइडेंटिफाई सर्टिफाइंग अथॉरिटी इशूइंग इट। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तो आइडेंटिफाई करता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, ये क्या, ये तो उसकी बात कर रहा है फिर डिजिटल सर्टिफिकेट की। यूज्ड एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन और सर्वर, ये भी डिजिटल सर्टिफिकेट की बात कर रहा है। डिजिटल सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑफ साइनिंग एंड, हाँ सिग्नेचर की बात कर रहा है, यहाँ पे आई साइनिंग की बात, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एंड इंश्योरिंग दैट ओरिजिनल कंटेंट इज अनचेंज्ड। तो थर्ड विल द करेक्ट ओनली, यहाँ पे 3 पेयर ओनली 1 पेयर। फिर इन द कंटेक्स्ट ऑफ द वेरिएबल टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन एक्नॉलेज बाय द वेरिएबल टेक्नोलॉजी, कौन कौन से टास्क कर सकती है? लोकेशन कर सकती है, स्लीप मॉनिटरिंग कर सकती है, हीयरिंग इम्पेयर्ड को ये भी कर सकती है। तो ऑल 1 2 3 विल द करेक्ट हेयर। फिर RNA इंटरफेरेंस, RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी है लास्ट ईयर प्रॉपर्टीज से क्या क्या कर सकते हैं? तो जीन साइलेंसिंग थेरेपीज कर सकते हैं, यूज इन डेवलपमेंट ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर कर सकते हैं, यूज टू डेवलप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी तो नहीं कर पाएंगे यार, नाम क्या है इसका? RNA इंटरफेरेंस। RNA इंटरफेरेंस क्या कर सकता है? ये जीन्स में चेंजेस कर सकता है, बट आई थिंक हार्मोन को रिप्लेस तो नहीं ना कर सकता है, तो ये आई थिंक थोड़ी एक्सट्रीम हो जाएगी। इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस क्रॉप प्लांट डाटा रेजिस्टेंट टू वायरल पैथोजन, ये भी कर सकते हैं। तो हो जाएगा 1 2 4 हो जाएगा, ओनली 3 पेयर। देख रहे हो, तो 4 में से यहाँ क्या है, 3 सही हैं, कहीं कहीं पे 2 सही हैं, लेकिन एक कहीं पे सही नहीं है मोस्टली में, और 4 के चारों भी बहुत रेयर चांसेस है कम सही हो। रिसेंटली साइंटिस्ट ऑफ द मर्जर ऑफ द ब्लैक होल्स बिलियंस ऑफ द लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द व्हाट इज द सिग्नेचर ऑफ द हिग्स बोसॉन पार्टिकल डिटेक्टर, ये तो नहीं होगा। ग्रेविटेशनल वेव्स, तो ग्रेविटेशनल वेव्स आ गई, यहाँ कर दो। ग्रेविटेशनल वेव्स क्या है? यूपीएससी की थीम है, जहाँ भी अगर ग्रेविटेशनल वेव्स का अगर नाम आ जाए तो मोस्टली समझ लेना कि यूपीएससी ने पूछा है। यूपीएससी मतलब थीम्स बनाती है और उस थीम्स पे क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। तो यहाँ ग्रेविटेशनल वेव्स होगा। फिर विद रिकरेंस ऑफ द रीजन ऑफ द ड्रग ऑफ द मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस माइक्रोबायल पैथोजेंस इन इंडिया, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन ऑफ सम पीपल। तो जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन है इसकी वजह से, तो कुछ लोगों में होगा ना, यहाँ लिखा अक्रेंस ऑफ मल्टी इन इंडिया, तो अभी रीजन्स मतलब नहीं, अभी ये आ रहा है। टेकिंग इनकरेक्ट डोसेज ऑफ एंटीबायोटिक, हाँ ये हो सकता है कि इनकरेक्ट डोजेस ले रहे हैं, इसकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। यूजिंग एंटीबायोटिक इन द लाइव स्टॉक फार्मिंग, तो ये भी हो सकता है लाइव स्टॉक को खिला रहे हैं, फिर एट लास्ट वो ह्यूमंस में जा रहा है, उन्हें ज़रूरत नहीं है, फिर भी इसी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप हो जा रहा है। मल्टीपल क्रोनिक डिजीज़ इन सम पीपल, तो मल्टीपल क्रोनिक डिजीज़ ये तो देखो यही है कि हो भी सकता है, क्योंकि एक इंसान को 3-4 बीमारी है, वो 3-4 अलग अलग दवाई खा रहा है, तो क्या पता एक उसकी बीमारी ठीक हो गई, लेकिन फिर भी अगर वो खा रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है कि बैक्टीरिया थोड़ा सा कर ले। तो इसमें आपको देखो यार 2 3 और 2 3 4 और इनकरेक्टली आप मतलब 2 पेयर और 3 पेयर में आपको एक चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या आपको ज़्यादा कर सकते हो। मोस्टली 4 पेयर के 3 पेयर के साथ जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि इन द सम पीपल लिखा है और सम पीपल लिखा है और मल्टीपल क्रोनिक डिजीज़ लिखा है, राइट। तो मल्टीपल क्रोनिक डिजीज़ से यार, लेकिन आप शॉर्ट ये तो भी नहीं कह सकते हो ना कि क्या नाम है रेजिस्टेंस डेवलप ये होगा। मल्टीपल क्रोनिक डिजीज़ है लेकिन वो ठीक हो गई,
तो उससे हुआ नहीं तो ये, लेकिन दूसरे और तीसरे में तो श्योर शॉट पता है कि होगा। तो 2 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर यहाँ पे, ठीक है। यूपीएससी ने भी यहाँ पे 2 and 3 को ही माना है, 4 को यहाँ पे माना नहीं है उन्होंने कि इससे हो सकता है, तो उसको याद रखना आगे के लिए भी। Cas9 प्रोटीन क्या होता है, देखो ये फिर से आ गया यूपीएससी का PYQ। लास्ट ईयर उन्होंने पूछा था क्रिस्पर Cas9 किससे रिलेटेड है, सामने पार्टिकल फिजिक्स डाल रखा था, राइट, जो मैच द फॉलोइंग का था। तो वहाँ से अगर आपने इसको पढ़ा होता तो यहाँ से आपको पता लग जाता ऑप्शन ए मॉलिक्यूलर सीजर होगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, हेपेटाइटिस बी वायरस इज ट्रांसमिटेड मतलब लाइक HIV हो सकता है। HIV अनलाइक हेपेटाइटिस डज नॉट हैव अ वैक्सीन, ग्लोबल नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड हेपेटाइटिस सर्वर टाइम मोर देन द इन्फेक्टेड विद HIV हो सकता है, हेपेटाइटिस बी और C कॉमन हो। सम पीपल इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी डू नॉट शो सिम्टम्स, सम पीपल लिखा है तो ये भी हो सकता है। बस एक ही स्टेटमेंट है यहाँ पे, क्या पता स्वैपिंग कर दी हो, हेपेटाइटिस C की जगह यहाँ B डाल दिया है कि B अनलाइक ऐसा होता है, हेपेटाइटिस C अनलाइक हेपेटाइटिस B डज नॉट हैव अ वैक्सीन, तो मे बी ये हो सकता है। तो ऑप्शन बी विल बी नॉट करेक्ट है, ठीक है, और ऑप्शन बी ही यहाँ पे सही भी है, नॉट करेक्ट है ये, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चंस हो गए आपके 2019 के। फिर अब 2020 का करेंगे, ठीक है। PYQs लगाते रहो, थीम्स देखते रहो, थीम्स को एनालिसिस करना है तो उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है, कि कौन कौन से क्वेश्चंस थीम्स हैं जो रिपीट हुई हैं, जिस पे क्वेश्चंस बन रहे हैं हमेशा, ठीक है। जो आंसर अगर आपका मान लो कोई ऑप्शन है या फिर स्टेटमेंट है, ठीक है, मोस्टली स्टेटमेंट, ऑप्शन तो यार कैसे भी बनाए जा सकते हैं, स्टेटमेंट्स पे ध्यान देना कि स्टेटमेंट्स अगर रॉन्ग हो रही हैं तो रॉन्ग क्यों है, ठीक है। रॉन्ग का कारण देखना, जब आप उसको गूगल करके पढ़ोगे, थोड़ा सा देखोगे, समझोगे, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि यूपीएससी कहाँ कहाँ गलत करती है, फैक्ट्स गलत करती है, बॉडी गलत करती है, ठीक है, जो एक्सट्रीम वर्ड्स आते हैं वो गलत करती है। वो हो गए जर्नल और जर्नल स्टेटमेंट्स और रिजिड स्टेटमेंट्स जो होती हैं या फिर स्टैटिक होती हैं पूरी, वो कैसे रॉन्ग होती है, जर्नल क्यों सही होती है, वो पूरा एनालाइज आप करना। आपने जो क्वेश्चंस को मार्क किए थे, ठीक है, उन क्वेश्चंस को मार्क करने के बाद आपने देखना कि आपने कौन कौन सी गलतियाँ की थी, राइट, आपके जो आंसर रॉन्ग हुए हैं वो रॉन्ग क्यों हैं, तो उन चीज़ों पे ध्यान देना। तो ऐसे ही आप पूरी एनालिसिस करना, उससे आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो बाय।